गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन डिटेल में अंडरस्टैंड कर लिया और हमने स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस, दैट इज हाउ अ स्पर्म इज फॉर्म्ड, और उसका स्ट्रक्चर भी डिटेल में पढ़ लिया है. So before starting with the female reproductive system, let's see some common disorders which are related to the male reproductive system. So let's talk about the disorders related to male reproductive system. इस पे से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, हम सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. Reproductive system. Now the first कॉमन डिसऑर्डर. स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था एवोल्यूशन में बाइबल के अकॉर्डिंग फर्स्ट मैन किसे कंसिडर करते हैं? एडम को. तो फर्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर भी है एडम. अब इसका क्या मतलब है? एडम का मतलब है एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन मेल्स. इट इज जस्ट लाइक मीनोपॉज इन फीमेल्स. देयर इज अ डिफरेंस. मीनोपॉज में हार्मोनल लेवल्स बिल्कुल सप्रेस हो जाते हैं और उसके बाद ओव्यूलेशन होता ही नहीं है, यानी मीनोपॉज के बाद में अ लेडी इज नॉट एबल टू कंसीव, नॉट एबल टू अचीव प्रेगनेंसी. जबकि मेल, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, कैन रिप्रोड्यूस ऑल देयर लाइफ, क्योंकि लाइफ लॉन्ग स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस चलता है. बट एज के साथ जनरली 50-50 ईयर्स के बाद में उनमें एंड्रोजन्स यानी जो मेल सेक्स हार्मोन्स हैं, मेनली टेस्टोस्टेरॉन, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन, इनकी डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है. सो लेट्स फर्स्ट राइट डाउन द फुल फॉर्म. ये फुल फॉर्म पूछते हैं स्टूडेंट्स. इट इज एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल. एजिंग मेल्स. Alright, so ADAM. इसे एंड्रोपॉज भी कहते हैं. ये क्वेश्चन पूछा जाता है दैट विच डिसऑर्डर इज रिलेटेड टू एंड्रोपॉज. जैसे मीनोपॉज इन फीमेल्स होता है, हम जानते हैं एंड्रो वर्ड मेल्स के लिए यूज करते हैं. सो एंड्रोपॉज. सो व्हाट हैपेंस इन एंड्रोपॉज? आफ्टर 50 years of age, what happens? There is a reduced secretion of androgens. और main androgens हमने लास्ट क्लास में पढ़े हैं. They are testosterone and dihydrotestosterone. इसके अलावा स्टूडेंट्स, इसमें एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो सर्टोली सेल्स रिलीज करते हैं, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इन्हीं के साथ एंड्रोजन बाइंड करके वर्क करते हैं. इसकी भी डेफिशिएंसी हो जाती है. अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो भले ही एंड्रोजन्स का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन वो वर्क नहीं कर पाएंगे एफिशिएंटली. और इस डिक्रीज सिक्रीशन के कारण क्या होगा? दो एस्पेक्ट्स पे फर्क पड़ेगा. नंबर 1, देयर विल बी डिक्रीज्ड स्पर्म प्रोडक्शन, ताकि उनकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, बट टोटली एब्सेंट नहीं होती लाइक फीमेल्स. एंड सेकेंडली, देयर विल बी reduced sex desire in males, which is also called the libido. So there will be decreased libido and decreased sperm production. So this is the first disorder. इसके दोनों effects पूछे जाते हैं. किस चीज़ की deficiency होती है ये पूछी जाती है. Which age it happens after 50, ये question आता है. Full form पे question आता है and this is called andropause. Now let's see few more disorders which are related to the male reproductive system. Now the second disorder is known as erectile dysfunction. Students, इसे short में EF भी लिखते हैं. और हमने लास्ट क्लास में जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रोस्टेट पेनिस पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि इरेक्शन का मतलब होता है हार्डनिंग या रिजिडिटी ऑफ पेनिस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंसेमिनेशन. दैट मीन्स एंट्री इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इसमें इरेक्शन की डिसफंक्शनिंग होगी. दैट मीन्स देयर विल बी प्रॉब्लम विद द इरेक्शन ऑफ पेनिस और टोटल एब्सेंस हो जाएगा, जिसके कारण से पेनिस विल रिमेन लूज एंड इट विल नॉट बी एबल टू पेनिट्रेट प्रॉपरली इनटू द फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट.
जिस कारण से भी ये एक कॉज होता है इनफर्टिलिटी का, जिसमें कपल इज नॉट एबल टू अचीव प्रेगनेंसी. सो व्हाट इज दिस? दिस इज एब्सेंस ऑफ इरेक्शन. और इरेक्शन होता है किस स्ट्रक्चर का, ये भी क्वेश्चन आता है, इरेक्शन ऑफ पेनिस. नाउ इस पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, कई बार ये क्वेश्चन आया है, इसका ट्रीटमेंट क्या है. इसके ट्रीटमेंट के लिए एक मेडिसिन आती है जिसे बोलते हैं सिल्डेनाफिल साइट्रेट. ये नाम आपको अच्छे से रटा होना चाहिए. ये मार्केट में इट कम्स अंडर द नेम ऑफ वाइग्रा. तो वाइग्रा एंड सिल्डेनाफिल साइट्रेट दोनों नाम पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है. सो द ट्रीटमेंट इज सिल्डेनाफिल साइट्रेट. ये तो इसका कंपाउंड है and it comes under the name of Viagra. So this is very very important. Let me put 2 stars. Now the third disorder. थर्ड डिसऑर्डर जो है स्टूडेंट्स वो प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड है. इसमें हम 2 कंडीशंस पढ़ने वाले हैं. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड BPH. BPH का मतलब बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रोफी. प्रोस्टैटिक हाइपरट्रोफी. इन शॉर्ट इट इज कॉमनली कॉल्ड BPH. क्या मतलब है इसका? ट्रोफी वर्ड का मतलब हम जानते हैं, हमने 11th क्लास से पढ़ा है, न्यूट्रिशन. और हाइपर का मतलब होता है एक्सेसिव. यानी प्रोस्टेट को एक्सेसिव न्यूट्रिशन मिल रहा है तो प्रोस्टेट एनलार्ज होगा साइज में कि छोटा हो जाएगा. किसी को भी ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा तो उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा. यानी इस कंडीशन में प्रोस्टेट का साइज इंक्रीज हो रहा है. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड क्वेश्चन, इट इज अ बिनाइन डिसऑर्डर. बिनाइन मतलब 2 टर्म्स होते हैं, एक बिनाइन और एक मेलिग्नेंट. मेलिग्नेंट वर्ड जो होता है स्टूडेंट्स वो कैंसरस के लिए यूज करते हैं, यानी जो सीरियस डेंजरस कंडीशंस होती हैं जो दूसरे ऑर्गन्स में भी स्प्रेड हो सकती हैं, देन वी यूज द वर्ड मेलिग्नेंट. और बिनाइन मतलब अगर कोई फाइब्रॉइड है, कोई गठान है, कोई भी डिसऑर्डर है जो नॉन सीरियस है. नॉन सीरियस मीन्स इट डज नॉट स्प्रेड टू अदर कंडीशंस, इट कैन बी ट्रीटेड. तो ये सीरियस कंडीशन नहीं है, कैंसरस कंडीशन नहीं है, बट इसमें प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है. और अगर आपको स्टूडेंट्स याद हो तो प्रोस्टेट कहाँ था? ब्लैडर की बेस पे ग्लैंड था. इसके थ्रू क्या निकल रहा था? यूरेथ्रा. जब प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, जो इसको चारों तरफ से घेरे हुए है, तो इस बढ़े हुए साइज का प्रेशर किस पे पड़ेगा? यूरेथ्रा पे पड़ेगा. यूरेथ्रा क्या होगा? दबेगा, कंप्रेस होगा. और जब यूरेथ्रा कंप्रेस होगा तो जो यूरिनेशन या मिक्चुरेशन की फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. ऐसे पेशेंट्स को जनरली ये ओल्ड एज में होता है, 70 ईयर्स के अबव, और इन्हें बार बार यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली ड्यूरिंग नाइट. सो लेट्स राइट ऑल दीज पॉइंट्स नाउ. सो व्हाट इज BPH? इट इज द एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट. दैट मीन्स प्रोस्टेट की हाइपरट्रोफी. और ये कब होता है? ये क्वेश्चन आता है इन ओल्ड एज, generally in old age, and by old age we mean 70 years and above. ये एवरेज है स्टूडेंट्स, पहले भी हो सकता है. एंड एनलार्जमेंट पे क्वेश्चन पूछते हैं. एंड इट इज नॉन सीरियस बिकॉज इट इज बिनाइन. नाउ व्हाट विल हैपन? इट कंप्रेसेस यूरेथ्रा, क्योंकि ये यूरेथ्रा को चारों तरफ से घेरे हुए है. So it compresses urethra. और जब urethra compress होगा, then what will happen? There will be increased frequency of urination. और हमने 11th में पढ़ा है यूरिनेशन को टेक्निकल टर्म्स में मिक्चुरेशन कहते हैं. So there will be increased frequency of micturition, especially during night. और रात के टाइम जब यूरिन का एक्सक्रीशन बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, then that condition is known as nocturia. ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं. नॉक्टर्नल वर्ड रात के लिए यूज करते हैं, उरिया वर्ड एक्सक्रीशन आई मीन मिक्चुरेशन के लिए यूज करते हैं, यूरिनेशन के लिए. सो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन स्पेशली ड्यूरिंग नाइट. दिस इज इंपॉर्टेंट सिम्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम.
स्टूडेंट्स, अगर ये डिजीज टाइमली ट्रीट ना की जाए, इस प्रेशर को ना रिलीज किया जाए, तो यूरेथ्रा इतना कंप्रेस होता है कि लेटर स्टेजेस में जाके किडनी भी डैमेज हो सकती है, क्योंकि जो यूरिन कलेक्टेड है उसका बैक फ्लो किडनी में होगा एंड इट कैन इवन लीड टू इन्फेक्शंस इन किडनी एंड डैमेज टू किडनी। नाउ द नेक्स्ट कंडीशन, ये भी प्रोस्टेट से रिलेटेड है, बट ये प्रोस्टेट का कैंसर है, यानी सीरियस कंडीशन है जो दूसरे ऑर्गन्स में फैल सकती है, स्प्रेड हो सकती है। सो इट इज कॉल्ड मेलिग्नेंट प्रोस्टेटिक कैंसर। मेलिग्नेंट वर्ड कैंसर के लिए ही यूज करते हैं। कैंसर मीन्स केकड़ा, जैसे केकड़ा फटाफट फटाफट एक जगह से सब जगह चला जाता है क्योंकि उसके बहुत सारे लेग्स होते हैं, हमने आर्थ्रोपोडा में पढ़ा था। वैसे ही कैंसर में सेल्स क्विकली स्प्रेड करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कैंसर। सो इट इज द मेलिग्नेंट, द नेक्स्ट डिसऑर्डर इज मेलिग्नेंट प्रोस्टेटिक कैंसर, and this is a very serious condition because it is malignant. It spreads to other organs. इसमें भी enlargement होगा, but this is serious condition, spreads to other organs. और जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, it is cancerous. It's like a cancer. So you note this down and then we'll write few more disorders. So students, let's read some more disorders related to the male reproductive system. Now, let's see the fifth one. दो डिसऑर्डर्स प्रोस्टेट से रिलेटेड, एक डिसऑर्डर पेनिस से रिलेटेड और एक एडम्स। नाउ द नेक्स्ट डिसऑर्डर जो है ये स्पर्म प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इट इज कॉल्ड एस्पर्मिया। ये डायरेक्ट टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, इन पे क्वेश्चन आता है। एस्पर्मिया मीन्स नो सीमन प्रोडक्शन, जिसमें स्पर्म्स भी आते हैं, सेमिनल वेसाइकल का फ्लूइड, प्रोस्टेट का फ्लूइड, काउपर का फ्लूइड, ये सब सीमन ही नहीं बन रहा, नो सीमन प्रोडक्शन। नाउ द नेक्स्ट डिसऑर्डर इज नोन एज एज़ोस्पर्मिया। स्टूडेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, अच्छे से समझिएगा। एस्पर्मिया मीन्स सीमन ही नहीं प्रोड्यूस हो रहा, एज़ोस्पर्मिया मीन्स सीमन तो बन रहा है, रिलीज हो रहा है, पर जब हम सीमन को स्टडी करेंगे तो उसमें स्पर्म्स नहीं है। किसी भी कारण से हो सकता है टेस्टिस में नहीं बन रहे हो सकता है टेस्टिस में बन रहे हों, बट सीमन में पहुंचने तक यानी वासा डिफरेंस में कहीं पे भी या इजैक्यूलेटरी डक्ट में कहीं पर भी ब्लॉकेड हो, जिस कारण से सीमन में स्पर्म्स नहीं आ रहे हैं। सो इट इज नो स्पर्म्स इन सीमन। दीज आर टू डिफरेंट कंडीशन स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। नो स्पर्म्स इन सीमन, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। एज़ोस्पर्मिया, दैट मीन्स देयर आर नो स्पर्म्स। नाउ द नेक्स्ट इज ओलिगोस्पर्मिया, या इसे ओलिगोजूस्पर्मिया भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ओलिगो वर्ड का मतलब क्या होता है हम जानते हैं, कम, यानी अगर नॉर्मल से कम प्रोडक्शन हो स्पर्म्स का इन सीमन, देन इट इज कॉल्ड ओलिगोस्पर्मिया। इट इज अ कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। नॉर्मल क्या मानते हैं, वैसे तो हम जानते हैं कि पर ml 100 to 120 मिलियन स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं पर ml ऑफ सीमन। अगर 20 मिलियन पर ml ऑफ सीमन, मतलब 1 ml सीमन में 20 मिलियन या उससे कम स्पर्म्स मिले, तब हम कहेंगे, कैटेगराइज करेंगे कि दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ओलिगो मीन्स लेस स्पर्म्स इन सीमन और ओलिगोजूस्पर्मिया। सो इट इज लेस दैन 20 मिलियन स्पर्म्स पर ml ऑफ सीमन। शॉर्ट में लिखना है तो व्हाट डज इट मीन, लो स्पर्म काउंट, पर लो भी कितना लो, 20 या उससे कम, then it is called oligospermia. Now the next condition is called asthenozoospermia. ये है ओलिगोजूस्पर्मिया, अब है एस्थेनोजूस्पर्मिया। क्या मतलब है इसका स्टूडेंट्स? एस्थेनो मीन्स यहाँ पर स्पर्म का काउंट हो सकता है नॉर्मल हो, लेकिन उनकी मोटिलिटी रिड्यूस हो गई है। सो डिक्रीज
मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स। और हमें स्पर्म अगर मोटाइल नहीं है तो किसी काम का नहीं है, तो यहाँ पर मोटिलिटी डिक्रीज हो रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर काउंट डिक्रीज हो रहा है, नंबर, यहाँ मोटिलिटी डिक्रीज हो रही है। हो सकता है नॉर्मल काउंट हो, या दोनों भी हो सकता है कि काउंट भी कम है मोटिलिटी भी कम है, लेकिन पर्टिकुलरली एस्थेनो वर्ड मोटिलिटी के लिए यूज करते हैं, ओलिगो वर्ड काउंट कम होने के लिए यूज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट कंडीशन इज टेरेटोजूस्पर्मिया। टेरेटोजूस्पर्मिया का मतलब है स्टूडेंट्स की स्पर्म्स जो हैं उनका बनावट, उनके स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी में कोई ना कोई डिफेक्ट है, प्रॉपरली हेड ही नहीं बना। अब हेड नहीं बना होगा तो वो ओवम में फर्टिलाइज ही नहीं कर सकता, क्योंकि हम पढ़ेंगे हेड ही फर्टिलाइज करता है। या किसी की टेल नहीं बनी, किसी का मिडिल पीस ठीक से फॉर्म नहीं हुआ, तो एनर्जी ही नहीं मिलेगी कि वो स्विम कर सके। सो देयर इज सम प्रॉब्लम इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म्स, सो वी कैन राइट एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म। बनावट में प्रॉब्लम है, काउंट हो सकता है नॉर्मल हो, बट द स्पर्म्स, अब इसकी कई वैरायटी होती है, हेड नहीं बना, मिडिल पीस नहीं बना, टेल नहीं बनी, सो देयर इज अ प्रॉब्लम विद द मॉर्फोलॉजी। ऑलराइट, ये साथ में भी एग्जिस्ट कर सकती है कंडीशन, इंडिविजुअल भी हो सकती है। इन सबके ही कारण इनफर्टिलिटी हो सकती है, यानी कपल जो है वो प्रेगनेंसी होने में उसको प्रॉब्लम हो। नाउ द नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन जो है स्टूडेंट्स उसे कहते हैं इंग्वाइनल हर्निया। क्या मतलब है इसका? हमने 11th में पढ़ा था स्टूडेंट्स, हर्निया का मतलब होता है कोई भी ऑर्गन जब अपनी नॉर्मल जगह को छोड़कर दूसरी जगह पहुंच जाए। यहां पर वो ऑर्गन कौन सा है? जनरली हर्निया इंटेस्टीन का होता है, यानी इंटेस्टीन किसी भी कारण से, हमने पढ़ा था, आपको याद होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में मीजेंट्री में वीकनिंग आ गई, इंटेस्टीन बाहर निकली और बाहर निकल के स्क्रॉटम में पहुंच गई। और अगर इंटेस्टीन को स्क्रॉटम तक पहुंचना है तो कौन सी कैनाल से होकर गुजरेगी? इंग्वाइनल कैनाल, क्योंकि यही कैनाल है जो स्क्रॉटम को एब्डोमेन से कनेक्ट करती है। इंटेस्टीन एब्डोमेन के अंदर है, तो एब्डोमेन से स्क्रॉटम में आने के लिए उसे किसके थ्रू पास होना पड़ेगा? इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू। सो it is the passage of dislocated, अपनी जगह से अलग हो गई है, dislocated intestine into, कहां पहुंच रही है? स्क्रॉटम। कैसे? थ्रू इंग्वाइनल कैनाल। इसको फिर सर्जिकली अपनी जगह पे लाया जाता है स्टूडेंट्स, इट्स अ सर्जिकल प्रोसीजर। सो पहला क्वेश्चन आता है कि क्या डिसलोकेट हो रहा है? इंटेस्टीन। कहाँ पहुँच रही है? स्क्रॉटम। किसके थ्रू पहुँच रही है? इंग्वाइनल कैनाल। ऑलराइट, सो यू, अच्छा, लेट्स रीड वन मोर कंडीशन एंड दैट इज नोन एज हाइड्रोसील। नाउ सील वर्ड हम सीलोम के लिए यूज करते हैं, यानी कैविटी के लिए। और अगर किसी कैविटी में पानी भर जाए, लिक्विड, तो हम उसे बोल देंगे हाइड्रोसील। यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था, जैसे ये टेस्टिस है, टेस्टिस के चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू की लेयर थी, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और उसके चारों तरफ अगर आपको याद हो डबल लेयर पेरिटोनियम थी, जिसे हमने ट्यूनिका वजाइनैलिस कहा था। और मैंने आपको बताया था कि इसमें नॉर्मली 1 to 2 ml फ्लूइड भरा रहता है। अगर ये फ्लूइड किसी भी कारण से या तो इसका सिक्रीशन बढ़ जाए, या सिक्रीशन तो नॉर्मल है पर रीएब्जॉर्ब नहीं हो रहा, किसी भी कारण से अगर इस जगह पर एक्सेसिव कलेक्शन हो जाए फ्लूइड का, देन इट इज कॉल्ड हाइड्रोसील। और ये फ्लूइड कैसा होता है? ये चिपचिपा म्यूकसी नहीं होता, ये वाटर लाइक होता है, सीरस होता है, इसीलिए इस कंडीशन को हाइड्रोसील बोलते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में डॉक्टर बोलता है कि टेस्टिस में स्वेलिंग आ गई है। सो इट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ सीरस फ्लूइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीरस फ्लूइड। और कहां कलेक्ट हो रहा है ये सीरस फ्लूइड? इनसाइड ट्यूनिका वजाइनैलिस लेयर, जो टेस्टिस को सराउंड करती है। सो ये दोनों ही स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्यूनिका वजाइनैलिस में सीरस फ्लूइड का कलेक्शन, देन इट हैज टू बी ड्रेन्ड आउट, अदरवाइज वो टेस्टिस पे प्रेशर क्रिएट करेगा, जिसके कारण से देयर विल बी प्रॉब्लम्स। सो यू नोट दिस डाउन, देन वील लर्न फ्यू मोर इंपॉर्टेंट टर्म्स।
सो स्टूडेंट्स दीज आर सम इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू टेस्टिस जिस पे कॉमनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एंड नाउ लेट्स रीड फ्यू मोर टर्म्स विच आर रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके बाद हम शुरू करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को. सो लेट्स सी फ्यू मोर टर्म्स. पहला है स्टूडेंट्स कैस्ट्रेशन. कैस्ट्रेशन का मतलब टेस्टिस को सर्जिकली बॉडी से रिमूव कर देना. सो इट इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस. क्यों करेंगे सर्जिकली रिमूव? टेस्टिस तो होने चाहिए. इसके कई रीजंस हो सकते हैं स्टूडेंट्स. जैसे जो बैल होता है वो बहुत एग्रेसिव होता है क्योंकि वो मेल है और मेल सेक्स हार्मोन के इफेक्ट के कारण उसमें एग्रेशन होता है जो एक मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है. तो उस कंडीशन में अगर उस बैल को हमें खेती में यूज़ करना है या जैसे कोलू का बैल तेल वगैरह निकालने में यूज़ करना है तो उस बैल को हमें काम डाउन करना पड़ेगा, उसके एग्रेशन को कम करना पड़ेगा ताकि हम उसे टेम कर सकें, पेट कर सकें. उस कंडीशन में उस बैल के, उस बुल के जो टेस्टिस होते हैं उन्हें सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है. सो इट बिकम्स डोसाइल, इट काम्स डाउन. ऐसे स्टूडेंट्स मिडिएवल यूरोप के टाइम, मिडिल यूरोप में काफ़ी पहले जो कॉयर बॉयज़ होते थे यानी जो कोरस में गाना गाते थे उनके टेस्टिस रिमूव कर देते थे क्योंकि टेस्टिस के कारण वॉइस जो होती है वो थोड़ी सी भारी होती है. हम जानते हैं लड़कियों की आवाज़ हाई पिच होती है, तीखी होती है या सुरीली होती है कहें, तो उनमें भी टेस्टिस रिमूव कर देते थे ताकि उनकी जो वॉइस है वो शार्प हो जाए, हाई पिच हो जाए लाइक गर्ल्स. सो इस तरह से यूज़ करते थे. बट आजकल टेस्टिस का रिमूवल जो मेनली अगर कोई डिजीज़ हो जाए, कैंसर हो जाए, then the testis has to be removed. Now there is one more term and that is known as vasectomy. इसकी डिटेल्स हम पढ़ेंगे जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उसमें कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ेंगे. अभी के लिए स्टूडेंट्स एक्टमी वर्ड मैंने आपको बताया है, 11 से हम पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी चीज़ की कटिंग को बोलते हैं एक्टमी. जैसे अपेंडिसेक्टमी यानी अपेंडिक्स को बॉडी से कट करके रिमूव कर दिया. कॉलीसिस्टेक्टमी याद आया आपको, गॉल ब्लैडर का रिमूवल. इसमें क्या करते हैं, जो वासा डिफरेंस एपिडिडाइमस से स्पर्म्स लेके जा रही है उसका लूप बनाते हैं, लूप बना के उसे टाई करते हैं और कट कर देते हैं. यानी हमने कनेक्शन तोड़ दिया, वो जो पुल था बीच का उसमें उसको ब्रेक कर दिया. तो स्पर्म्स टेस्टिस में प्रोड्यूस तो होंगे लेकिन वो सीमन में नहीं निकलेंगे, रिलीज नहीं होंगे, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं हो सकती. इट इज़ अ परमानेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन जिसे पुरुष नसबंदी बोलते हैं. इसके थ्रू हमने स्पर्म्स तो प्रोड्यूस होंगे ही होंगे टेस्टिस में बट उन्हें सीमन तक पहुंचने का रास्ता ब्लॉक कर दिया. सो दिस इज कटिंग और उसके बाद टाई कर देते हैं. एंड लाइगेशन that is tying of vasa difference. vasa difference. और मेन जो क्वेश्चन आता है इसमें क्या हो रहा है, इट इज अ परमानेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, इसकी डिटेल स्टूडेंट्स कैसे एग्जैक्टली करते हैं, क्या टेक्निक होती है, वो सब कुछ हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में पढ़ेंगे. नाउ फ्यू मोर टर्म्स जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ आपको रिवाइज करा रही हूँ. एक क्रिप्टॉर्किडिज्म. क्रिप्टॉर्किडिज्म का मतलब क्या था स्टूडेंट्स, कि टेस्टिस एब्डोमेन से स्क्रॉटम में डिसेंड ही नहीं हुए. फेलियर ऑफ डिसेंड ऑफ टेस्टिस इनटू स्क्रॉटम और वी कैन से अनडिसेंडेड टेस्टिस, यानी टेस्टिस अभी भी एब्डोमेन में ही है. हम डिटेल्स लिख चुके हैं इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं. और ऐसे टेस्टिस को जिस सर्जरी के थ्रू खींच के एब्डोमेन से स्क्रॉटम में लाया जाता है उसे कहते हैं ऑर्कियोपेक्सी. ये भी हम डिटेल में ऑलरेडी लिख चुके हैं. सो दीज आर ऑल द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसके साथ हमने हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके लेवल का सब कुछ कवर कर लिया है. इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. Now you note this down and then we'll begin with the female reproductive system. Please note it down. So now students, let's begin with the female reproductive system. Female reproductive system जो है बहुत important है students.
ये समझ आएगा तभी हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ आएगी, ओवम का फॉर्मेशन समझ आएगा, किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, फिर कैसे एम्ब्रियो बनता है, इम्प्लांटेशन होता है, ये सब कुछ समझ आएगा. सो लेट्स बिगिन विथ फीमेल reproductive system and here we are talking about human female reproductive system. हम humans की बात कर रहे हैं. Now, जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्राइमरी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में डिवाइड किया था, ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी कैसे डिवाइड करते हैं. नंबर 1, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक ही बात है. प्राइमरी मीन्स जैसे मेल्स में प्राइमरी ऑर्गन क्या होता है, टेस्टिस, जहां पे स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं और मेल सेक्स हार्मोन मेनली टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है. ऐसे ही फीमेल्स में जिस ऑर्गन में एग्स बनेंगे, ओवम यानी फीमेल गैमीट, वो कहलाएगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो कि होते हैं ओवरी. 1 पेयर ओवरी होती है. हम पढ़ेंगे एक एक करके. इसके मेन फंक्शंस क्या हो जाएंगे, 2 मेन फंक्शंस होंगे सेम टेस्टिस की तरह. नंबर 1, फीमेल गैमीट, दैट इज ओवम फॉर्मेशन. जैसे वहां स्पर्म्स बन रहे थे, यहाँ ओवम बनेगा. एंड सेकेंड इज प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स, जिनमें मेन होते हैं, फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स जिनमें मेन होते हैं स्टूडेंट्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आपको याद है हमने 11th में पढ़ा था, ये दोनों स्टेरॉइडल हार्मोन है. टेस्टोस्टेरॉन भी स्टेरॉइडल है, स्टेरॉइड का बना हुआ. तो ये 2 इसके मेन वर्क होते हैं प्राइमरी, जस्ट लाइक टेस्टिस इन मेल्स. नाउ द सेकेंड कैटेगरी इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. इसमें आएंगे स्टूडेंट्स जेनाइटल डक्ट. डक्ट मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर शायद आपको याद होगा, अभी हम बनाएंगे भी. 2 ओवरीज हैं, ओवरी में तो एक फॉर्मेशन हो गया, फिर वो एक फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आएगा, यूट्रस से यूट्रस का लोअर पार्ट जिसे सर्विक्स कहते हैं वहां जाएगा, और सर्विक्स के बाद वेजाइना. तो ये जो पूरा ट्रैक है जिसके थ्रू ओवम ट्रैवल कर सकता है, जिसे कहते हैं जेनाइटल ट्रैक और जेनाइटल डक्ट. स्पर्म भी इसी के थ्रू ट्रैवल करेगा, उल्टा वजाइना से एंटर करेगा, सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब में जाकर उसे एग मिलता है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है. सो ये जितनी भी जेनाइटल डक्ट हैं उनको मिलाकर कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स. क्या क्या होते हैं इसके अंदर स्टूडेंट्स, फैलोपियन ट्यूब जो टोटल 2 होते हैं यानी 1 पेयर होते हैं, हम पढ़ेंगे ट्यूब्स. देन सेकेंड इज यूट्रस, जो मेन वूम कोक होता है सिंगल. देन यूट्रस का ही लोअर पार्ट होता है, उसे लिखते अलग से हैं सर्विक्स. एंड देन वेजाइना. So all these are the secondary sex organs. Now the third one is the external genitalia. जैसे कि मेल्स में एक्सटर्नल जेनिटिलिया यानी जो मेन बाहर थे बॉडी के, वो पेनिस था और स्क्रॉटम था. यहाँ पर एक्सटर्नल जेनिटिलिया के लिए हमने एक ट्रिक बना ली है. इसमें जो हम स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हैं, पहले मैं स्ट्रक्चर्स के नाम लिखती हूँ, फिर मैं ट्रिक नीचे लिख दूंगी. स्ट्रक्चर्स हैं स्टूडेंट्स, मॉन्स प्यूबिस, हम पढ़ेंगे अभी सब डिटेल में. देन क्लाइटोरिस जो पेनिस के जैसा होता है, क्लाइटोरिस जो है वो भी वहीं से सेक्सुअल प्लेजर के सेंसेशंस जाते हैं. सो क्लाइटोरिस. देन वेस्टिब्यूल, वी विल टॉक अबाउट दिस. एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेबिया. 2 लेबिया होते हैं, लेबिया मेजोरा एंड माइनोरा. हमने इसकी ट्रिक क्या बनाई है स्टूडेंट्स, ई एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ताकि हम याद रख सकें. सो इसकी ट्रिक है दैट एक्सरसाइज ऑफ मैथ्स एंड केमिस्ट्री
मैथ्स एंड केमिस्ट्री आर वेरी लेंदी, आर वेरी लेंदी. ऑल राइट, सो ये सारे वर्ड्स हैं. सो एक्सरसाइज ऑफ मैथ्स एंड केमिस्ट्री आर वेरी लेंदी. सो एक्सटर्नल जेनिटिलिया क्या क्या है स्टूडेंट्स? मॉन्स, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल एंड लेबिया. सो दिस इज द ट्रिक फॉर दिस एक्सटर्नल जेनिटिलिया, इसकी ट्रिक है ये. नाउ द फोर्थ, जैसे कि मेल्स में कुछ ग्लैंड्स थे जहां से सिक्रीशंस प्रोड्यूस हो रहे थे, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, काउपर्स ग्लैंड, वैसे ही फीमेल्स में भी 3 ग्लैंड्स होते हैं. सो फीमेल ग्लैंड्स, और वी कैन राइट फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, जो डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहे हैं बट इनके सिक्रीशंस इंपॉर्टेंट हैं. अब ये ग्लैंड्स के लिए जो ट्रिक है स्टूडेंट्स, आप अगर नीट क्लियर करते हैं, विच आई एम होपिंग ऑल ऑफ यू विल क्लियर, तो आप किस कोर्स में एडमिशन लेंगे? MBBS. बट यहाँ पर ट्रिक MBBS का एक B हटा दीजिए, MBS. सो द ट्रिक इज MBS. दिस इज द ट्रिक. MBBS नहीं, MBS. कौन कौन से ग्लैंड्स हैं इसमें स्टूडेंट्स? 3 ग्लैंड्स आते हैं इसके अंदर. फर्स्ट इज मैमरी ग्लैंड, जो नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में जिसे हम ब्रेस्ट कहते हैं, जहां से मिल्क प्रोडक्शन होता है, जो मेन मैमल्स का कैरेक्टर है. सो M. देन सेकेंड इज बार्थोलिन ग्लैंड, B से है बार्थोलिन्स ग्लैंड, वी विल टॉक अबाउट दिस. और S से है स्टूडेंट्स स्किन ग्लैंड, और ग्लैंड ऑफ स्किन एक ही बात है. सो इसका ट्रिक हो गया स्किन ग्लैंड, MBS. ऑल राइट, सो दिस इज अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन. अब हमें ये ओवरी, ये सारे स्ट्रक्चर्स, ये सारे सब एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे. पहले इनका स्ट्रक्चर, और फिर हमें समझ में आएगा कि कैसे एग फॉर्मेशन होता है, यानी हाउ oogenesis, formation of egg happens, just like we studied spermatogenesis. So please note this down, then we'll talk about ovary. So now students, let's begin with the first most important, because it is the primary sex organ of females, that is the ovary. जैसे सबसे पहले हमने टेस्टिस पढ़ा था, यहां हम सबसे पहले पढ़ेंगे ओवरी. नाउ हमेशा सबसे पहले हम नंबर लिखते हैं किसी भी ऑर्गन का, तो हम जानते हैं टोटल 2 ओवरी होती है, एक राइट ओवरी एक लेफ्ट ओवरी, सो दे आर 1 पेयर. नेक्स्ट इसकी लोकेशन. अब ये यूनिक पॉइंट है. यूनिक क्यों है स्टूडेंट्स? टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन के बाहर था, स्क्रोटम के अंदर, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए था, जबकि ओवरी में एग फॉर्मेशन के लिए ऐसा कुछ नहीं है, वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर होता है. इसीलिए ओवरीज हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रहती है. वो हमारी जो लोअर एब्डोमेन है, लोअर एब्डोमिनल कैविटी, वहां पे प्रेजेंट रहती हैं, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, और साइड्स में प्रेजेंट रहती हैं. तो वो 2 स्ट्रक्चर से जुड़ी होती हैं. बीच में यूट्रस होता है, तो एक तो उसे यूट्रस से अटैच होना है, दूसरा साइड में हमारे बॉडी की वॉल है उससे अटैच होना है. सो 2 स्ट्रक्चर से ओवरी अटैच रहकर लटकी रहती है इन द एब्डोमिनल कैविटी. सो टेस्टिस इज आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, whereas ovary is inside abdominal cavity in location. So it is inside abdominal cavity. और एब्डोमिनल कैविटी में भी अगर हमें और पर्टिकुलरली बोलना है, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी तो डायफ्राम से नीचे ही शुरू हो जाती है, तो उसमें भी ये एब्डोमिनल कैविटी के लोअर पार्ट पे, जिसे पेल्विक कैविटी कहते हैं, वहां प्रेजेंट होती है. और पर्टिकुलरली अगर आपको बोलना है, so this is even a better term which we can use. So it is inside the abdominal cavity. Now ये एक तरफ अटैच होगी बॉडी वॉल से, एक तरफ अटैच होगी यूट्रस से. So we can write attached, अभी हम बनाएंगे डायग्राम, आपको क्लियर हो जाएगा, to uterus by, ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स. यूट्रस से ये टफ फाइब्रस कॉर्ड से जुड़ी होती है, रस्सी से जुड़ी होती है, जिसे कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट. सो इट इज अटैच्ड टू यूट्रस बाय ओवेरियन लिगामेंट, विच इज अ
फाइब्रस टफ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। सो इंपॉर्टेंट है, यूट्रस से किससे अटैच्ड है? ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू। जबकि जो पेल्विक वॉल है यानी साइड की वॉल है उससे दोनों तरफ से अटैच होना पड़ेगा किसी चीज, कोई चीज अगर बीच में है तो सेंटर वाली चीज से भी अटैच होना पड़ेगा, साइड वाली से भी। साइड में जो ये अटैच होती है वो एक डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम या डबल फोल्ड ऑफ जिसे हम मीजेंट्री कहते हैं उससे अटैच होती है, जो इसको वॉल से अटैच करता है, बॉडी वॉल से, और उसे कहते हैं मीसोवेरियम, क्योंकि ओवरी के चारों तरफ कवर करके ये इसको आगे स्प्रेड होता है, वो फोल्ड और बॉडी की वॉल से अटैच हो जाता है, तो ओवरी भी साथ में अटैच हो जाती है। सो इट इज अटैच्ड टू बॉडी wall, that is the pelvic wall, by mesovarium, which is a double fold of peritoneum, mesovarium। ये दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ ओवरी जो है बिल्कुल बादाम जैसी दिखती है, सो द शेप इज आमंड लाइक, आमंड, बादाम की तरह। अगर हम इसके साइज की बात करें स्टूडेंट्स, एक एवरेज साइज की, तो वो होता है 4/3/2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 4 सेंटीमीटर्स तो इसकी लेंथ है, 3 सेंटीमीटर्स वाइड एंड 2 सेंटीमीटर्स मोटाई है, थिकनेस है। हमेशा लेंथ, ब्रेथ एंड विड्थ इस तरह से लिखा जाता है। नाउ ओवरी जो होती है स्टूडेंट, इसका मेन फंक्शन जो है वो दो हैं, अभी अभी हमने लिखे थे, एक फीमेल एग प्रोड्यूस करना और दूसरा फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करना। सो द मेन फंक्शंस ऑफ ओवरी आर, नंबर 1, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमीट, दैट इज एग। एक्चुअली स्टूडेंट एग की सेकेंड लास्ट स्टेज तक ओवरी में फॉर्म होता है, और फाइनली जो एग होता है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर जब स्पर्म एंटर करता है यानी फर्टिलाइजेशन होता है तभी बनता है। वो क्या होता है प्रोसेस, वो हम बाद में डिटेल्स पढ़ेंगे। अभी तो अपन इतना लिख लेते हैं, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमीट विच इज एग, एंड सेकेंड इज प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स। और ये फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स जो हैं वो फिर फीमेल सेक्स जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं उनका डेवलपमेंट कराएंगे। फीमेल सेक्स कैरेक्टर्स जो हैं, जैसे हाई पिच है, प्रॉपर एक तरीका है बॉडी हेयर डिस्ट्रीब्यूशन का, वो सब सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सब को इंड्यूस करेंगे। सो फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स एंड फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन, ये इसका मेन फंक्शन है। अब ये जो ओवरी होती है स्टूडेंट्स, ये किस तरह से रहती है, एक छोटा सा डायग्राम बना रही हूँ मैं अभी, रफ सा, हम प्रॉपर डायग्राम बाद में बनाएंगे। सपोज ये यूट्रस है, ऑलराइट। सो यहाँ पर ये फैलोपियन ट्यूब होगा इस तरह से, लाइक दिस, इट्स अ वेरी रफ डायग्राम। ये ओवरी इस तरह से। अब ये ओवरी इस पेरिटोनियल, ये जो पेल्विक कैविटी है यहाँ लटकी हुई है। कैसे लटकेगी? यहां पर ये यूट्रस से जो अटैच है, ये रस्सी जैसा स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज ओवेरियन लिगामेंट। सो दिस इज द ओवेरियन लिगामेंट, ऑलराइट। और दिख नहीं रहा है बट पीछे जो बॉडी वॉल है साइड में इस तरफ वाली, उससे ये अटैच है मीजोवेरियम के थ्रू, लाइक दिस। ये डबल लेयर है जो एक्चुअली इसको अटैच करे हुए है लेटरल वॉल से। सो दिस इज द मीसोवेरियम विथ विच इट इज अटैच टू द लेटरल वॉल, सॉरी डॉर्सल वॉल और द पेल्विक वॉल और द बॉडी वॉल। नाउ ओवरी से एग रिलीज होगा और वो एग जो एक्चुअली एग नहीं होता, सेकेंडरी oocyte की स्टेज में होता है, हम पढ़ेंगे, वो फैलोपियन ट्यूब में जाता है। तो यानी कि ओवरी के पास कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? फैलोपियन ट्यूब। और फिर फैलोपियन ट्यूब में वो एग कुछ देर रहता है, वहां पर वो स्पर्म का वेट करता है। अगर स्पर्म नहीं मिलता तो मेंस्ट्रुएशन के साथ वो बॉडी के बाहर निकल जाता है ब्लीडिंग के थ्रू, और अगर एग मिल जाए तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है जिस कारण से प्रेगनेंसी होती है। सो नाउ you note this down and then we will see the internal structure of ovary. So students, now let's see how the internal structure of ovary looks like.
पहले तो अगर हम बाहर से ही देखें, हमने उसको इस तरह से कट कर दिया है। कैसे कट किया है? जैसे सपोज ये ओवरी है आमंड शेप की, इसको हम इस तरह से कट कर रहे हैं, ये कट कर दिया। अंदर क्या दिखेगा? ओवरी जो होती है स्टूडेंट्स, लेट अस सपोज ये एक ओवरी हम बना देते हैं, यहाँ पे आमंड शेप की है, इस तरह से बादाम की तरह। यहाँ ये यूट्रस से कनेक्ट होगी, यानी ये मैं अगर ऐसे खड़ी हूँ, इस तरफ कॉर्ड है, यानी यूट्रस बीच में रहता है। तो ये कौन सी ओवरी है? एक्चुअली हमने जो ड्रॉ की है, राइट ओवरी ड्रॉ की है। सो सपोज ये कॉर्ड है, ओवेरियन लिगामेंट। ऑलराइट, नाउ ओवरी में सबसे बाहर जर्मिनल एपिथेलियम होती है, उसके नीचे का जो पूरा एरिया है ये सॉलिड होता है। इट इज अ सॉलिड स्ट्रक्चर जो कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। उसी कनेक्टिव टिश्यू की एक डार्क सी यानी थिक सी बाउंड्री होती है, जिसे ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। यहाँ उल्टा है स्टूडेंट्स, टेस्टिस में क्या था? ट्यूनिका एल्बुजिनिया सबसे बाहर थी, जो टेस्टिस को कवर कर रही थी। वो अंदर जब एंटर हो रही थी तब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बने थे, उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे 2 to 3 इन ईच लोब्यूल, और उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जर्माइनल एपिथेलियम थी। ओवरी में ऐसा नहीं होता। ओवरी में जो जर्माइनल एपिथेलियम है वो सबसे बाहर की लेयर होती है, सबसे बाहर जर्माइनल एपिथेलियम होती है। और जर्मिनल एपिथेलियम इसकी भी टेस्टिकुलर एपिथेलियम की तरह सिंपल क्यूबॉइडल ही सेल्स की बनी होती है। यही वो सेल्स हैं स्टूडेंट्स जो फीमेल गैमीट के मदर सेल्स हैं। आपको याद है हमने मेल्स में उन्हें क्या कहा था? स्पर्मेटोगोनिया, क्योंकि वो स्पर्म्स बनाएंगे। यहाँ हम उन्हें कहेंगे ऊगोनिया, क्योंकि वो ओवम बनाएंगे। अब एक एक न्यूक्लियस आएगा, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ कुछ में डॉट्स बना रही हूँ, बट एक्चुअली सब सेल्स में न्यूक्लियस है। ऑलराइट, सो दिस इज द फर्स्ट लेयर, दिस वन, दैट इज जर्मिनल और जर्माइनल एपिथेलियम। किसकी बनी हुई है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ऊगोनिया। सो लेट्स राइट डाउन जर्मिनल एपिथेलियम। इट सराउंड्स द ओवरी, ओवरी के चारों तरफ है। इट इज आउटसाइड, ऑन आउटसाइड सरफेस ऑफ ओवरी। ओवरी के अंदर नहीं है, ओवरी के बाहर है। पहला इंपॉर्टेंट डिफरेंस। सेकेंडली, कैसी है ये, इसमें कैसे सेल्स हैं? सिंपल यानी सिंगल लेयर है, क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल सेल्स। और यही आगे जाकर बनाने वाले हैं फीमेल गैमीट के मदर सेल्स यानी ऊगोनिया। ऊगोनिया जो, तो ये सेल्स कैसे हैं? 46 क्रोमोसोम्स हैं इनमें, 2n इज इक्वल टू 46, दैट मीन्स दे आर डिप्लॉयड सेल्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन, ये क्यूबॉइडल है, बिल्कुल टेस्टिस की जर्मिनल एपिथेलियम की तरह, और ये बनाएंगे ऊगोनिया, जैसे वो बना रहे थे स्पर्मेटोगोनिया, और ये डिप्लॉयड होते हैं। नाउ जो अंदर का स्ट्रक्चर है ओवरी का वो सॉलिड होता है। सो वी कैन राइट दैट ओवरी इज अ सॉलिड स्ट्रक्चर। सॉलिड, ये पूरा कनेक्टिव टिश्यू से भरा हुआ है। ये जो कनेक्टिव टिश्यू से भरा हुआ पूरा स्ट्रक्चर है इसे स्ट्रोमा कहते हैं। सो वी कैन राइट, बाहर तो जर्माइनल या जर्मिनल एपिथेलियम हो गई, और इंटरनल फाइब्रस टिश्यू और फाइब्रस एरिया, जो एक्चुअली क्या है? फाइब्रस मीन्स एक काय का बना हुआ है स्टूडेंट्स? कनेक्टिव टिश्यू का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कैसे, अभी मैं बताती हूँ आपको। सो इंटरनल फाइब्रस टिश्यू जो है पूरा, दैट इज नोन एज स्ट्रोमा। पूरा का पूरा अंदर, इट इज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा की भी 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहले ये सेंटर का जो स्ट्रोमा है, ये वाला पार्ट, जहां पे कि ब्लड वेसल्स आती हैं, यानी ओवेरियन आर्टरीज वगैरह यहीं से एंटर करेंगी,
देन ओवेरियन वेन्स यहीं से एग्जिट करेंगी, यहाँ पे नर्व्स होंगी, लिम्फेटिक्स होगा। ये जो बीच का पार्ट है इसे कहते हैं स्टूडेंट्स, बीच के पार्ट को हमेशा हम कहते हैं मेड्यूला। सो द सेंट्रल रीजन, central stromal part which has blood vessels, nerves, it is called medulla. So let's write central part, स्ट्रोमा ही है, फाइब्रस टिश्यू यानी कनेक्टिव टिश्यू का ही बना हुआ है। दिस इज नोन एज, बीच का पार्ट है मेड्यूला। और मेड्यूला में क्या क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें ब्लड वेसल्स यानी आर्टरी एंड वेन्स, नर्व्स, कनेक्टिव टिश्यू तो होगा ही, उसी का ही बना हुआ है, एक्सेट्रा, ये सब रहता है। मेन ब्लड वेसल्स पे क्वेश्चन पूछते हैं। नाउ इसका जो ये वाला पार्ट है, बाहर का पार्ट, दिस इज कॉल्ड पेरीफेरल पार्ट। और पेरीफेरल पार्ट को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, कॉर्टेक्स कहेंगे। सो पेरीफेरल पार्ट इज नोन एज कॉर्टेक्स। तो स्ट्रोमा के दो डिविजन्स हो गए, ये हो गया मेड्यूला, और ये जो पूरा एरिया है this is cortex, this full area is the cortex. cortex में ओवेरियन फॉलिकल्स मिलते हैं अलग अलग स्टेजेस में। क्या मतलब है ओवेरियन फॉलिकल्स का, हम डिफरेंट टाइप के फॉलिकल्स डिटेल में स्ट्रक्चर बाद में पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि एग है, सपोज ये ओवम एग है, इस एग के चारों तरफ इसी स्ट्रोमा के कुछ सेल्स जो नॉर्मल बॉडी सेल्स है, सोमैटिक सेल्स हैं, जर्मिनल नहीं है, वो लेयर बनाते हैं। पहले सिंगल लेयर बनाएंगे, फिर मल्टीपल लेयर बनाएंगे। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम फॉलिकल कहते हैं। फॉलिकल मतलब एग बीच में होगा, प्रोटेक्टेड बाय फ्यू मोर टाइप ऑफ सेल्स, दिस इज कॉल्ड फॉलिकल। तो ऐसे अलग अलग स्टेजेस में यहां पर फॉलिकल्स मिलते हैं। सो कॉर्टेक्स में क्या है प्रेजेंट स्टूडेंट्स, कॉर्टेक्स में वी हैव ओवेरियन फॉलिकल्स इन वेरियस स्टेजेस। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि फॉलिकल्स कहां पर मिलते हैं, कॉर्टिकल पार्ट में। ब्लड वेसल कहां मिलती है, मेड्यूला पार्ट में। और दोनों ही काय के बने कनेक्टिव टिश्यू के। स्टूडेंट्स एक बार क्वेश्चन आया है, टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन स्ट्रोमा ऑफ ओवरी, एएमयू में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रोटीन के टाइप, उसमें 4 प्रोटीन्स के नाम थे। अब ये कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, तो मेन प्रोटीन कौन सा होना चाहिए, जो मेन फाइबर्स होते हैं, यानी कोलेजन। सो द आंसर वाज कोलेजन। उसमें एल्ब्यूमिन, केराटिन, ऐसे 3 और प्रोटीन्स के नाम थे। तो क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू है तो कोलेजन वाज द आंसर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर, पूरा भरा हुआ है, सॉलिड है। और इसमें अलग अलग हमें फॉलिकल्स अलग अलग टाइप के मिलेंगे। वो कैसे होंगे वो हम पढ़ेंगे, अभी तो मैं बस कुछ बना देती हूँ यहाँ पे। इस तरह से कई सारे हमें फॉलिकल्स दिखेंगे अलग अलग टाइप के। लेट मी ड्रॉ फ्यू फॉर यू। प्राइमोडियल फॉलिकल, फिर प्राइमरी फॉलिकल बनता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनता है। ऐसे अलग अलग टाइप के फॉलिकल्स दिखते हैं। अभी बिल्कुल भी नहीं समझ आएगा आपको, विच इज परफेक्टली फाइन। हम इनको समझेंगे अलग से। इस तरह के कई सारे फॉलिकल्स हैं। अलग अलग स्टेज में हमें इसमें फॉलिकल्स दिखते हैं, और ये सब सिर्फ कॉर्टेक्स एरिया में मिलेंगे। और इस कॉर्टेक्स एरिया में ही जो सबसे बाहर की लेयर है वो काफी थिक हो जाएगी, कनेक्टिव टिश्यू की ही, जिसे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहेंगे। ये भी वही वाइट फाइब्रस टफ कनेक्टिव टिश्यू की है, ताकि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। सो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा थिक बना रहे हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है स्टूडेंट्स कि जर्मिनल एपिथेलियम बाहर है और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अंदर है, जबकि टेस्टिस में ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया उसे चारों तरफ से घेरती थी, और जर्मिनल एपिथेलियम टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को लाइन करती थी। ऑल राइट, सो लेट्स लेबल दिस इज द ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये भी किसकी बनी है, वही सेम वाइट फाइब्रस टफ कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, जो प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड कर रही है, बट इट इज बिलो
द जर्मिनल एपिथीलियम. सो वी कैन जस्ट ऐड हेयर, हम यहीं पर लिख सकते हैं दैट दिस इज बिलो germinal epithelium और covers the cortex, और covers या क्या बोल सकते हैं हम कि cortical part को cover करती है और covers cortex of stroma, कैसे भी बोल सकते हैं. This is about the tunica albuginea. तो इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है. अब ये जर्मिनल एपिथीलियम जो है यहाँ से एग फॉर्मेशन स्टार्ट होगा और वो एग्स फिर प्रोटेक्टेड होंगे फॉलिकल्स के अंदर और अलग अलग स्टेज के फॉलिकल्स हमें इस कॉर्टेक्स के एरिया में मिलेंगे. सेंट्रल पार्ट मेड्यूला का है, पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स, नर्व्स एक्सेट्रा प्रेजेंट है. दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी. सो यू नोट दिस डाउन एंड देन in the next class, student, we'll talk about the genital part, that is the secondary sex organs, which are the fallopian tube, the uterus, the vagina, how they are. इसमें students जो follicles के type हैं, shapes हैं, क्या क्या structures हैं, वो हम अलग से पढ़ेंगे in the separate class. So till the next class, a very happy learning and have a good day. Thank you.